पहले से 3 गो दल है, वो आपका खून चूस लिया, दूह कर आपको खाली कर दिया। आपको तो कहना चाहिए भाई जो मिले वही कम से कम ट्राई करके तो देखते हैं। तो व्यवस्था से मांग रहे हैं 5 किलो अनाज, व्यवस्था से मांग रहे हैं 400 रुपया पेंशन, व्यवस्था से मांग रहे हैं इंदिरा आवास, आयुष्मान कार्ड। अब आप बताइए कि हम शक्ल से इतना बेवकूफ दिखते हैं कि अगर हमको ठगना है तो पहले कहेंगे कि ठगेंगे। 100 में 80 आदमी बिहार में 100 रुपया भी प्रतिदिन नहीं कमा रहा है, और हम लोग बात कर रहे हैं कि मिथिलांचल ज्यादा खराब है कि सीमांचल ज्यादा खराब है। भैया पूरा बिहार ही खराब। जब पहले मोटरसाइकिल के लिए लोन नहीं मिलता था, गांव में 4 गो 5 गो मोटरसाइकिल था, अब हर महीने 1500 रुपया दीजिएगा मोटरसाइकिल मिल जाता है। तो लोन की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता से लोगों की लाइवलीहुड बढ़ी, उनकी मोबिलिटी बढ़ी। किसी ने लिखा है कि आप इतना पैसा खर्चा करके पैदल चल रहे हैं, कुछ पैसा हम लोग को देते तो हम लोग ज्यादा असर बिहार में क्रिएट कर देते। लिख के दिया है। आप अंदाजा लगाइए कि जो सत्ता में बैठता है उसका दिमाग क्यों खराब हो जाता है। क्योंकि टॉलरेंस जितना, आप भी वहां सत्ता में बैठिएगा कुर्सी पर, आपको भी किसी का दूसरा मत सुनने का दम नहीं है। आप वही सुनना चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। दूसरे पर दोष देना बहुत आसान है। भाई साहब ने कहा कि मैं बहुत अपमानित फील कर रहा हूं कि 2 घंटा आप लेट आए हैं। बात तो ठीक है, मुझे क्षमा मांगना चाहिए। 1 बजे की बात हुई थी, हम 1 बजे से यहीं बैठे हुए हैं, बगल में बैठक चल रही है। आप लोग के भी जुटने में समय लगा, फिर मुझे लगा कि 2 बज गया है तो आपको खाना खा लेना चाहिए। आप 2 घंटे इंतजार कर रहे हैं, आपको अपमानित जरूर लगा होगा, लेकिन आप दशकों से एक अपने बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था बने उसका इंतजार कर रहे हैं। उसमें आपको कोई अपमान नहीं लग रहा है, उसमें कोई अपमान नहीं लग रहा है। यहां पर जितने लोग आप आए हैं, आप लोग सब ग्रामीण क्षेत्रों में, कई लोग शहरों में, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, अपने आप को वंचित बताता है। आपके जो लिखे हुए सवाल सब मैं पढ़ रहा था अभी, कि आप ये दावा करते हैं कि समाज में जो कमजोर है, वंचित है, पीछे छूट गया है, आप उसकी मदद के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो जमीन एक्विजिशन का मामला हो, किन्नरों का मामला हो, पढ़ाई हो, एजुकेशन है, आप दावा कर रहे हैं कि आप उसमें उनकी मदद करते हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। हम भी पिछले 2 बरस से गांव गांव घूम रहे हैं। आप तो लोगों की मदद कर रहे हैं, हम मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जाकर देख सुन समझ रहे हैं। 5300 से ज्यादा गांव में हम पैदल चल के गए, और एक सवाल जो मैं हर गांव में, हर सभा में करता हूं कि भाई ये बताइए कि बिहार में और कुछ हो या न हो, आपके गांव पंचायत में पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बिहार के समाज का अपना अनुभव बता रहा हूं। 100% लोगों ने, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुसलमान है, महिला पुरुष, सब लोग हाथ उठाकर कहते हैं कि न भैया और कुछ हो चाहे नहीं हो, पढ़ाई रोजगार तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। मैं 2 बरस पैदल चलने के बाद ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां सारी चर्चा के बाद लोगों को अगर विकल्प दिया जाता है कि बताओ 1-2 काम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लोग कहते हैं रोजगार, पढ़ाई होना चाहिए। उसके लिए प्रशांत किशोर और किसी एनजीओ की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि जवाब देने के बाद दूसरा सवाल क्या होगा। फिर मैं लोगों से पूछता हूं कि अपने अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर बोलो कि आप में से किसने जीवन में एक बार भी पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट किया है। अब उसका परिणाम सुनिए। आज तक 5300 गांव में एक आदमी भी हाथ उठाकर नहीं कहा कि हमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। हम आपका हाथ नहीं उठवाएंगे, लेकिन आपके लिए दावा कर देते हैं, यहां बैठा हुआ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले, लाइवलीहुड के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए कभी वोट नहीं दिया है। आपने भी नहीं दिया है, काहे ज्ञान दे रहे हैं? इतना ज्ञान मत दीजिए, ये ज्ञान आप भी मत दीजिए। बड़ी बड़ी बात आप भी कीजिएगा, आप फिर यहां से निकल के जाइएगा तो आपको भी हिंदू मुसलमान दिखेगा, आपको भी कुशवाहा यादव ब्राह्मण दिखेगा, आपको भी मंदिर मस्जिद दिखता है, आपको भी 5 किलो अनाज दिखता है, आपको भी मोदी का सीना 56 इंच का दिखता है। तो मेरे भाई, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या बेवकूफ, सिविल सोसाइटी से जुड़े हैं या सिविल सोसाइटी से फायदा उठा रहे हैं, हर आदमी यहाँ वही गलती कर रहा है जो सामान्य आदमी कर रहा है। इसीलिए हम लोग इस दुर्दशा में जी रहे हैं, और हम आपसे मदद के लिए नहीं बुलाए, ना हम आपकी कोई मदद करने वाले। कोई बता रहा है पीछे से, अभी हम उसमें पत्र में भी आपके सवाल में देखे, किसी ने लिखा है कि आप इतना पैसा खर्चा करके पैदल चल रहे हैं,
कुछ पैसा हम लोग को देते तो हम लोग ज्यादा असर बिहार में क्रिएट कर देते। लिख के दिया है। गांव में हम चलते हैं। देखिए, अरे हम आपको भाषण देने के लिए नहीं बुलाए, आप जरा देखिए कि सामान्य आदमी में और अपने आप को इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी कहने वाले में कोई फर्क नहीं है। गांव में हम चलते हैं तो महिला जो बहुत गरीब है, लोग कहते हैं भैया इतना पैसा लगा के टेंट लगाए हैं, पैसा हम ही लोग को दे देते ठीक रहता। तो उसको बताते हैं कि तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेंगे, कि भाई अगर तुम्हारी मदद कर भी दे, एक दिन मदद करेंगे, दूसरे दिन फिर हाथ फैलाना पड़ेगा। तो सिविल सोसाइटी का भी वही हालत है। देख रहा है कि जन सुराज में इतना पैसा खर्चा हो रहा है, तो लिख के हमको सुझाव दिया पैसा हम ही लोग को दे दीजिए, तो सरकार को छोड़कर आप ही का झंडा हम लोग उठा लेंगे। तो मेरे भाई, आपको पैसा देने के लिए नहीं बुलाए हैं, हम वो व्यवस्था बनाना चाहते हैं जहां आपको अपनी योग्यता, काबिलियत और समाज की जरूरत के हिसाब से संसाधन और प्रशिक्षण दोनों चीज मिले, ताकि आप समाज के कुछ लोगों का भला कर सके, समाज में सरकार के साथ मिलकर कुछ कर सके, सरकार और आपका आपस में वैमनस्यता न हो। ये इसलिए नहीं आप एजुकेशन में काम कर रहे हैं क्योंकि एजुकेशन व्यवस्था खराब है। ये वो बात लड़का जो कह रहा था पीछे, वो ठीक है, कहने का उनका तरीका अलग है। होना तो यही चाहिए कि पढ़ाई हो रही हो, और सिविल सोसाइटी की भूमिका ये है कि गुणवत्ता में और बेहतर सुधार करने में आप काम करें, न कि स्कूल में किताब बांटने के लिए काम करें। तो लड़के की भावना में कोई कमी नहीं है। सारा एनजीओ वाला का घर हमारा धंधे बंद कराने का बात कर रहा है। हम लोग रोजगार की बात कर रहे तो हम लोग सबको बेरोजगार करने का बात कर रहा है। नहीं, उनका कहने का मतलब यह है कि अगर समाज की, सरकार की जो बेसिक जिम्मेवारी है, अगर सरकार वो पूरा करे तो उसके आगे की जो सीढ़ी है उस पर आपका योगदान होना चाहिए। लेकिन जो भी हो, बिहार की जो स्थिति दुर्दशा है उससे आप और हम वाकिफ है। भाई साहब कह रहे हैं कि सीमांचल में बड़ा हालत खराब है, तो आप हमको बताइए मिथिलांचल में कौन बढ़िया है, चंपारण छपरा में कौन बढ़िया है कि सीमांचल का चिंता कर ले। हम पैदल चलते हैं, हर आदमी यही कहता है भैया पूरा बिहार बहुत गरीब है, पूरा बिहार में मधुबनी सबसे गरीब है, मधुबनी में बिस्फी सबसे गरीब है। फिर वहां से दरभंगा गए तो कहता है भैया पूरा बिहार में बहुत परेशानी है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी दरभंगा में है, दरभंगा में भी सबसे ज्यादा परेशानी केवटी में है। जो जहां रह रहा है उसको लग रहा है भैया हम ही परेशान हैं, हम ही दबे हुए। हम आपको बता रहे हैं पूरा बिहार इतने दुर्दशा में जी रहा है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय है 35,000 रुपया, 35,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। पटना और बेगूसराय 2 जिला को हटा दीजिएगा तो प्रति व्यक्ति आय है 25,000 रुपया साल में। उसमें धनी, गरीब, किसान, व्यापारी सब शामिल है। 100 में 80 आदमी आज भी दिन में 100 रुपया, 100 रुपया नहीं कमा रहा है। पढ़े लिखे लोग भी हमको पूछते हैं ये भैया ऐसे कैसे संभव है कि 100 रुपया नहीं कमा रहा है, यहाँ तो मजदूरी 300 रुपया हो गया है। तो उसको बताते हैं कि भाई एक परिवार में एक आदमी मजदूर है, पति पत्नी बाल बच्चा लेकर 5 आदमी है, मजदूरी एक कर रहा है। अगर 300 रुपया भी मिला तो दिन में उसको 60 रुपया हुआ, और 30 दिन उसको मजदूरी नहीं मिल रही है, मजदूरी मिली 15 दिन, तो प्रति व्यक्ति कितना हुआ 30 रुपया। 100 में 80 आदमी बिहार में 100 रुपया भी प्रतिदिन नहीं कमा रहा है। और हम लोग बात कर रहे हैं कि मिथिलांचल ज्यादा खराब है कि सीमांचल ज्यादा खराब है। भैया पूरा बिहार ही खराब है, इसलिए ये नए प्रयास की जरूरत है। अब आपने, कुछ लोगों ने सवाल किया है ये जन सुराज पर काहे भरोसा करें भाई, आप अलग क्या कीजिएगा, बहुत लोगों ने लिख कर दिया है। ये भी बात ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा बेवकूफी वाला कोई सवाल भी नहीं हो सकता है। लोग हमसे पूछता है कि भैया ठगी, आपको हम मदद करने आए हैं लेकिन आप नहीं ना ठगिएगा। अब आप बताइए कि हम शक्ल से इतना बेवकूफ दिखते हैं कि अगर हमको ठगना है तो पहले कहेंगे कि ठगेंगे। मतलब ऐसा कौन धरती पर बेवकूफ है जिसको ठगना है वो आकर ये कहे कि भैया हम तुमको ठगेंगे और फिर लोग ठगा जाएगा। जो हिंदी में शब्द है विश्वासघात, पहले विश्वास है फिर घात है। अगर आप विश्वास करोगे तभी तो घात होगा। रोड पर चलने वाला आदमी आप पर घात नहीं कर सकता है। तो ये सवाल ही बेमानी है कि आप पर कैसे भरोसा करें, करे कि ना करें। लेकिन आपके पास भरोसा करने के अलावा चारा है कि नहीं, ये जरूर पूछना चाहिए। मान लीजिए कि किसी को आप जानते हैं जिसको लाइलाज बीमारी हो गई, 2-4-5 बरस से उसका इलाज चल रहा है, उसमें सुधार नहीं हो रहा, अंग्रेजी में उसको हम लोग कहते हैं पैलिएटिव केयर, मतलब रोग खत्म नहीं होगा, आपका जीवन ठीक ठाक चलता रहे, इसके लिए ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर साहब से जाकर आप पूछ रहे हैं अरे भाई ये तो सुधार नहीं रहा है, डॉक्टर ने कह दिया इलाज बीमारी है, इस पर अब कोई दवा काम नहीं करेगा। फिर एक दिन आप डॉक्टर साहब के पास पहुंचे, किसी ने बताया डॉक्टर साहब ने कि देखो एक दवा आया है नया, अभी ट्रायल में चल रहा है, तो हम गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप अनुमति दोगे तो ट्राई करके देखते हैं, 50% सफलता मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तब आप लोग सोच के बताइए
कि एक दवा है जो एक्सपायर दवा है और एक दवा है जो कि अभी ट्रायल में नया नया आया है। एक तो मालूम है कि एक्सपायर दवा है, उससे तो कुछ होगा नहीं, खत्म हो गया कहानी। लेकिन जो ट्रायल में दवा आया है 50% चांस है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो आप सारे बुद्धिजीवी लोग मिलकर क्या निर्णय लेंगे कि भैया चलो कम से कम 50% तो चांस है। तो जन सुराज वही 50% चांस है, क्योंकि जो यहां पहले से व्यवस्था है वो तो पूरा एक्सपायर है। अरे जिस राज्य में थोड़ा बहुत विकास होता वहां पर अगर कोई नया दल बनाए तो ये समाज का पूछना लाजमी है कि भाई हम इनको छोड़कर आपको क्यों दें। बिहार के आदमी को तो ये पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास तो कुछ है नहीं है। जो पहले से 3 गो दल है वो आपका खून चूस लिया, दूह कर आपको खाली कर दिया। आपको तो कहना चाहिए भाई जो मिले वही कम से कम ट्राई करके तो देखते हैं। तो जन सुराज हम आपको ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हम ही सही हैं, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि जो पहले से यहाँ 3 गो दल चल रहा है, जो व्यवस्था है उसके मुकाबले इसमें जरूर कुछ बेहतर की संभावना हो सकती है। और वो संभावना इसलिए नहीं है कि उसको प्रशांत किशोर कर रहे हैं, वो संभावना इसलिए है कि आप जैसे हजारों सैकड़ों लोग मिलकर इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसको बनाने में, आगे चलाने में जितना अच्छे लोगों का सहयोग, उनकी भागीदारी रहेगी, उतना ज्यादा सफलता की संभावना ज्यादा होगी। किसी एक व्यक्ति के कह देने से कि हम आएंगे तो ठीक हो जाएगा, हम पर भरोसा कर लो, इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता है। पीछे से एक जेपी सेनानी साहब खड़े हुए, उन्होंने बहुत अच्छी बात भी कही हमारे लिए, जन सुराज के लिए अच्छी बात उन्होंने कही, उसके लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं सर। लेकिन कई लोगों को यहाँ बैठे हुए लगता है, लोगों ने प्रश्न भी भेजा है हमको कि भैया जेपी के आंदोलन से बिहार नहीं सुधरा, अन्ना का आंदोलन का हम लोग हसर देख लिए, तो आपके इस प्रयास से बिहार कैसे सुधरेगा, जन सुराज से कैसे सुधरेगा। तो मेरे भाई हम आपको इतना ही कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर का आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। मानव सभ्यता के इतिहास को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में भी नहीं, पूरे दुनिया में मानव सभ्यता के इतिहास को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि फ्रांस की क्रांति को अगर अपवाद के तौर पर हटा दिया जाए तो आज तक कोई भी क्रांति से मानव सभ्यता में सृजन का काम नहीं हुआ है। आंदोलन सृजन का हथियार नहीं है, यह आपके मन में भ्रम बैठ गया है। आंदोलन सृजन का हथियार नहीं है। आंदोलन वो तेज हथियार जैसा है जिससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं, लेकिन कितना भी धारदार हथियार हो उससे आप पौधे को वृक्ष नहीं बना सकते हैं। तो समाज में जो सृजन का काम है वो आंदोलन से नहीं हो सकता है। आपने देखा जेपी आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की धार इतनी थी कि तब की सत्ता में बैठी इंदिरा गांधी को सत्ता से हटा दिया गया। अन्ना आंदोलन का प्रभाव यह हुआ कि यूपीए की सरकार हट गई, लेकिन जेपी के आंदोलन से नए बिहार, नए भारत का सृजन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो आंदोलन सृजन के लिए नहीं था, वो आंदोलन उस समय के सत्ता में बैठे हुए लोगों को हटाने के लिए था। जन सुराज में हम किसी को हटाने का प्रयास नहीं कर रहे। हम लोगों ने 2 बरस में कोई धरना प्रदर्शन बंद नहीं किया, किसी की मदद नहीं की, कोई घेराव नहीं किया, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोले। समाज को जाकर एक रास्ता बताने का प्रयास किया कि क्या करने से तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है। और गरीबी दूर होने का 3 ही रास्ता पूरे दुनिया में विद्वानों ने बताया है। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। एक रास्ता है पढ़ाई, दूसरा रास्ता है जमीन और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको नौकरी हो जाए, तो नौकरी न भी हो, कोई रोजगार भी करने लगे, तो आपकी गरीबी इसी बिहार में, इसी मिथिलांचल सीमांचल में जो लोग पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे उनकी जिंदगी थोड़ी सुधर गई। लेकिन बिहार में 2/3 से ज्यादा लोगों को पढ़ने की सुविधा आज तक नहीं दी गई। दूसरा रास्ता है जमीन का। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो, तो खेती किसानी करके भी लोगों का जीवन सुधर सकता है। लेकिन बिहार में, इतने बड़े राज्य में, देश का शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भूमि सुधार, यहां कोई काम नहीं किया गया भूमि सुधार को लेकर। नतीजा क्या है? एक आंकड़ा याद रखिए, पूरे देश में 38% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है। बिहार की ग्रामीण क्षेत्र में 60% लोगों के पास जमीन है ही नहीं, तो खेती करेगा कैसे? और जो बच गए 40% लोग जिनके पास जमीन है, उस 40 में 35 आदमी ऐसे हैं जो 2 बीघे से कम के मालिक हैं। तो जो बिहार में खेती होती है, ये कमाने का जरिया नहीं है, खेती यहाँ खाने का जरिया है। आप गांव देहात में सुनते होंगे, लोग कहता है कि हम कटिया करने आए हैं, रोपनी करने आए हैं, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे। लोग ये बता रहे हैं कि रोपनी करने आए हैं, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे। मतलब
रोपनी इसलिए करने आए हैं कि बाल बच्चा के खाने का जुगाड़ हो जाए, कमाने के लिए बाहर जाएंगे। तो यहाँ की जो खेती है, यहाँ का जो भूमि का जो प्रोडक्टिविटी है वो इतना कम है जिससे लोगों का सिर्फ पेट भर रहा है। और तीसरी बात, जब आपके पास पढ़ाई नहीं है, जमीन से प्रोडक्टिव इनकम नहीं है, तो एक ही रास्ता बचा, अगर लोगों के पास पैसा पूंजी होता तो कोई ना कोई रोजी रोजगार हर आदमी कर सकता है। आप में से कई लोग लाइवलीहुड के फील्ड में काम करते होंगे, लेकिन बिहार में पूंजी की इतनी कमी है कि यहाँ सीडी रेशियो है 40%। बहुत कम लोग इसकी चर्चा करते हैं। बिहार में सीडी रेशियो है 40%, मतलब जो पैसा आप और हम बैंक में रखते हैं, बैंकों की जिम्मेवारी है कि अगर आप 100 रुपया बैंक में जमा कीजिएगा तो कम से कम 70 रुपया लोन के तौर पर समाज को उपलब्ध होना चाहिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, खेती करने के लिए। पूरे देश में अभी सीडी रेशियो है 74%, बिहार में ये रेशियो है 40%। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये है कि पिछले 30 वर्ष में बिहार से 26 लाख करोड़ रुपया, जरा समझिए, 26 लाख करोड़ रुपया आपका, हमारा, बिहार की गरीब जनता का जो यहाँ बैंकों में जमा हुआ, उसमें से 26 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने बिहार से उठाकर दूसरे राज्यों में भेज दिया। आप सोच रहे हैं कि 2000 करोड़ का कोई फैक्ट्री लगाए, कोई चीनी मिल चालू करे, कोई जूट मिल लगाए। हम आपको बता रहे हैं 26 लाख करोड़ रुपया, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। पिछले वर्ष यहाँ बिहार की गरीब जनता ने यहाँ के बैंकों में टोटल पैसा जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया, और 4,61,000 करोड़ में से 70% के हिसाब से कम 2,80,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों को मिलना चाहिए था, रोजी रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए। मिला कितना? 1,61,000, 1,61,000 करोड़। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा गया आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? वहां पर सीडी रेशियो है 90, 95, 100, 105। अगर आंध्रा में बैंकों में 100 रुपया जमा हुआ तो आंध्रा के लोगों को 105 रुपया कर्ज मिला। बिहार के लोगों ने 100 रुपया जमा किया तो हमको, आपको 40 रुपया मिला। आप अंदाजा लगाइए, बोलचाल की भाषा में समझिए, कतई सीडी रेशियो क्या होता है। अगर आप जितने लोग आए हैं सबके पास मोटरसाइकिल, कार होगा, लेकिन अगर बैंक से आपको गाड़ी, मोटरसाइकिल के लिए लोन न मिले तो 90% आदमी गाड़ी, मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाएगा। सबका लोन से ही आप मोटरसाइकिल खरीदे होंगे। वो पूंजी की उपलब्धता है कि आपके पास मोटरसाइकिल का ओनरशिप बढ़ा है। जब पहले मोटरसाइकिल के लिए लोन नहीं मिलता था, गांव में 4 को 5 को मोटरसाइकिल था, अब हर महीने 1500 रुपया दीजिएगा, मोटरसाइकिल मिल जाता है। तो लोन की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता से लोगों की लाइवलीहुड बढ़ी, उनकी मोबिलिटी बढ़ी। आप अंदाजा लगाइए, अगर 2.5 लाख करोड़ रुपया हर साल एक्स्ट्रा मिलने लगता तो कितने लोग अपना घर बड़ा बनाते, कितने लोग नई गाड़ियां खरीदते, कितने लोग नया रोजी रोजगार करते। यहाँ बहुत लोग अनुभवी बैठे हुए हैं। हम लोग के पिताजी के टाइम में जब घर बनता था, साल भर आप काम कीजिए, पैसा बचाइए, उसके बाद आदमी 2 कमरा बनाता है, फिर बेटा का ब्याह लगा करता है, इस बार पैसा जुगाड़े हैं, लिंटर करेंगे। लेकिन वही HDFC, स्टेट बैंक अगर आपको 20 लाख रुपया लोन दे दे तो आप पूरा घर बना लेते हैं, फिर EMI से पैसा वापस करते हैं। ये पूंजी की ताकत है। बिहार में गरीबी का मुख्य कारण यह है कि यहाँ गरीबी से निकलने के तीनों रास्ते जो आपके काम से जुड़ा हुआ है, शिक्षा, जमीन और पूंजी, इस तीनों की उपलब्धता नहीं होने की वजह से लोग गरीब हैं। और लोगों को लग रहा है सरकारी नौकरी, लोग यहाँ देखिए बहस क्या चल रहा है कि 10 लाख नौकरी देगा कि नहीं देगा। आपको एक और आंकड़ा दे रहे हैं, पूरे बिहार में चपरासी से लेकर, आप लोग एनजीओ सेक्टर में काम करते हैं, आप लोग की भी इच्छा है सरकारी नौकरी मिल जाता तो बढ़िया होता। पूरे बिहार में 75 साल में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, सबकी संख्या जोड़िएगा तो वो संख्या है 23 लाख लोग। 1.97% लोग ही सरकारी नौकरियों में हैं। ध्यान रखिए, पूरे बिहार की आबादी है 13 करोड़, 1.972% से कम लोग सरकारी नौकरियों में हैं, लेकिन पूरा समाज सरकारी नौकरी के पीछे पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। आप जाइए मुसल्लापुर घाट में, यहाँ एक क्लास में 3-3, 4-4 हजार लड़के कोचिंग कर रहे हैं, रेलवे में कोई क्लर्क बनने के लिए, बैंक में जाने के लिए। आप भी अपने बच्चों को भेज रहे हैं, लोग अपना जमीन बेच के ट्यूशन कोचिंग करा रहा है। उसमें से 2-4 को नौकरी मिलता है और 100 में 97 आदमी अपना 3-4 बरस घर का आटा गीला करके वापस जाता है बेरोजगार बन के। नौकरी, सरकारी नौकरी यहां से गरीबी का हटाने का उपाय नहीं है। गरीबी हटानी है तो 3 बातें सुधारनी है। 15 बरस से कम उम्र के बच्चों के लिए इतनी अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो कि वो आदमी, वो बच्चा बड़ा होकर व्यवस्था पर बोझ न बने। हम लोग यहीं पढ़े हैं सरकारी स्कूल में, अच्छा पढ़ लिख गए, तो हमको नहीं मतलब है कि बिहार सरकार 400 रुपया पेंशन देता है,
आयुष्मान का कार्ड बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है, कि उसका इंदिरा आवास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम व्यवस्था पर बोझ नहीं है, जो कमाते हैं उस पर टैक्स देते हैं, व्यवस्था को मजबूत करने में अपना कुछ ना कुछ योगदान कर रहे हैं। अगर इनकम टैक्स नहीं भी दे रहे हैं तो आप बड़े कंज्यूमर हैं, 20,000 30,000 रुपया कमाते हैं, खर्चा करते हैं, तो जो चीज आप खरीद रहे हैं उस पर जीएसटी लग रहा है 18% 20%, तो समाज के प्रति आपका योगदान है। लेकिन वही आप कुछ नहीं अगर किए, पढ़ाई लिखाई नहीं किए, तो व्यवस्था से मांग रहे हैं 5 किलो अनाज, व्यवस्था से मांग रहे हैं 400 रुपया पेंशन, व्यवस्था से मांग रहे हैं इंदिरा आवास, आयुष्मान कार्ड। तो जन स्वराज की पहली सोच है कि सबसे पहले 15 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाने की इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई जाए कि वो आगे व्यवस्था पर बोझ न बने। दूसरा पिलर ये है कि 15 साल से 55 साल के उम्र के लोग जिनको अब वापस पढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन उनके पास कुछ ना कुछ काम करने की क्षमता, स्किल है, अच्छा है खराब है लेकिन कुछ ना कुछ क्षमता है, उन लोगों के हाथ में पूंजी दिया जाए ताकि वो मजदूरी से निकलकर कुछ ना कुछ छोटा मोटा व्यवसायी बन पाए। और तीसरा प्रयास ये है, तीसरा पिलर ये है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को कम से कम 2,000 रुपया पेंशन जरूर दिया जाए ताकि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। अब तीनों का आप मैथ समझिए। बहुत आदमी कहता है तो ऐसे भाषण दे दिए कैसे होगा। अगर 60 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति, महिला पुरुष को 2,000 रुपया मासिक पेंशन देना है तो बिहार सरकार को अभी जो पैसा खर्च हो रहा है उसके ऊपर 6 से 8,000 करोड़ रुपया साल का लगेगा। बिहार सरकार का टोटल बजट पिछले साल का है 2,46,000 करोड़। तो अगर 6,000 करोड़ रुपया उसमें से निकाला जाए एक्स्ट्रा, तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला को, हर पुरुष को कम से कम 2,000 रुपया मिलने लगेगा। और उसका कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो 2,000 रुपया लेके बैंक में नहीं रखेगा। आंकड़े बताते हैं, आप सिविल सोसाइटी में अगर काम करते हैं, जो सबसे गरीब आदमी है वो 90% से ज्यादा पैसा कंज्यूम करता है, खर्च करता है खाने पर, रहने पर। तो जो सरकार ये पैसा देगी, इससे वो आदमी बेहतर खाना खाएगा, वो आदमी अपने लिए कपड़ा खरीदेगा, तो एक बड़ा पोर्शन इसका लौट कर फिर सरकार के पास आना है। दूसरा, मैंने जो बताया कि इतनी बड़ी जनसंख्या को पूंजी कैसे दीजिएगा। अगर यहां पर सिर्फ सीडी रेशियो को सुधार दिया जाए, आप कहिएगा कैसे सुधरेगा। ऐसा नहीं है कि बैंकों की मनमानी है कि जितना मन होगा लोन देंगे, नहीं देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में एक कमेटी है, देश के स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी है, जो हर महीने इस बात को का ध्यान रखती है कि बैंकों में जो पैसा जमा हो रहा है उसका कितना पैसा लोगों को ऋण के तौर पर मिल रहा है। सीडी रेशियो, आरबीआई डेटा आंकड़ा जारी करता है, वेबसाइट पे जाइएगा दिखेगा। बिहार में भी ये व्यवस्था है जहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सारे बैंकों के हेड बैठते हैं कि कितना पैसा लोन के तौर पर दिया गया। लेकिन जैसे बिहार में शिक्षक मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहा है, पुलिस वाला नहीं मान रहा है, डॉक्टर पदाधिकारी सीओ बीडीओ नहीं मान रहा है, वैसे बैंक वाला भी उसका बात नहीं मान रहा है। लेकिन अगर सरकार की नीयत ठीक हो तो सीडी रेशियो को 3 से 6 महीने में ठीक किया जा सकता है। तो जो जन सुराज हम लोग जाकर गांव गांव कह रहे हैं कि साल भर के अंदर यहां से सारे बेरोजगार लोगों को 10-12 हजार रुपए का रोजगार दिया जा सकता है, उसका आधार सीडी रेशियो को सुधारना है ताकि यहां पर लोगों को रोजी रोजगार मिल सके। अब इसका एक आप प्रैक्टिकल उदाहरण समझिए। गांव में मान लीजिए आपको बाल काटने आता है, बाल काटने आता है, आपके पास 20,000 रुपया है, आपने 5 साल 7 साल मेहनत किया, किसी सैलून में काम किया, 20,000 रुपया बचाए। अब आपकी इच्छा हुई कि हम एक सैलून खोलें, सैलून खोलेंगे, उसमें 4 आदमी को नौकरी भी देंगे, अपना परिवार भी चलाएंगे। सैलून खोलने जब आप गए अपने शहर में तो पता चला, अपने चट्टी गांव टाउन जो भी कह लीजिए बाजार में, तो पता चला कि यहाँ तो 1 लाख रुपया लगेगा तब सैलून खुल पाएगा। तो आप नेचुरल आपका प्रयास है कि आप बैंक में जाइए ताकि 80,000 रुपया आपको मिले और आप 1 लाख में सैलून खोल लीजिए। 80,000 को सैलून चलाकर धीरे धीरे वापस कीजिएगा। जब बिहार में पूंजी उपलब्ध नहीं होता है तो आदमी क्या करता है, बाल काटने उसको आ रहा है लेकिन पूंजी नहीं हुआ, अब बचा उसके पास अपना 20,000, तो उस 20,000 को खर्च कैसे करता है, वो 5,000 रुपया 4,000 रुपया खर्चा करता है, किसी नौकरी के दलाल को देता है कि बॉम्बे में, दिल्ली में किसी सैलून में हमको नौकरी दिलवा दो। फिर 2,000-2,500 रुपया में ट्रेन का, बस का टिकट खरीदता है ब्लैक में कि हम लदा कर बोरा की तरह कम से कम दिल्ली बॉम्बे पहुंचे। 5-7 रुपया खर्चा हो गया, अब बचा उसके पास 15,000, 12,000। वहां बॉम्बे दिल्ली गया तो वहां जो खोली वाला है तो 3 महीने का एडवांस ले लिया, 5-7 वो भी चला गया। 1-2 रुपया का जो बर्तन बासन है उसमें खर्चा हो गया। तो आप देखिए पूंजी की महत्ता। आदमी को बाल काटने आता है, बाल आदमी वही है, अगर उसको 80,000 रुपया मिल जाता लोन के तौर पर तो यहाँ सैलून चलाता, 4 आदमी को नौकरी देता, एक छोटा व्यवसायी होता। लेकिन वो 80,000 नहीं मिला तो बॉम्बे में, दिल्ली में जाकर मजदूर बन गया, बाल वहां भी काट रहा है लेकिन वहां मजदूर के तौर पर काट रहा है, यहाँ छोटा व्यवसायी होता। तो हम लोग का जन स्वराज की जो सोच है कि जो जवान लड़के हैं, जो नवयुवक हैं, उनको पूंजी उपलब्ध कराया जाए ताकि घर घर में रोजी रोजगार हो सके। जो महिलाओं के लिए हम लोग बात कह रहे हैं, इसी क्षेत्र में गुजरात को अगर आप पढ़िएगा ध्यान से,
गुजरात की सामाजिक स्थिति को ध्यान से देखेंगे, सबसे ज्यादा सबसे पहले वहां पर प्रोस्पेरिटी तब आई जब घर घर से दूध का कारोबार शुरू हुआ। यहाँ पर ये राय जी बैठे हुए हैं, कोऑपरेटिव के हैं, आज आए मिलने सुधा के, तो कह रहे हैं भैया अमूल वाला आके सब कैप्चर कर रहा है बिहार में, सब अमूल के लोग आकर कैप्चर कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अमूल जो आपको देश का बड़ा कोऑपरेटिव दिखता है, आप में से ज्यादातर आदमी नहीं जानते होंगे, गुजरात का एक जिला है बनासकाठा। बनासकाठा डेयरी, एक जिले का डेयरी इतना बड़ा है कि अमूल से भी दुगना बड़ा है। पूरे महाराष्ट्र का दूध, जैसे आप देखते हैं ट्रेन से ये तेल का ढुलाई होता है, हर दिन महाराष्ट्र से पूरा रेक जाता है, महाराष्ट्र में सिर्फ बनासकाठा से वो रेक जाता है पूरा दूध भर के। तो जब वहां की महिलाओं को ऑपरेशन फ्लड के तहत पैसा दिया गया, घर घर लोगों ने भैंस गाय का व्यापार शुरू कर दिया, 50 लीटर 20 लीटर 30 लीटर दूध बेचने लगा, उससे लोगों को आमदनी बढ़ी। तो यहाँ पर महिलाओं को जो अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रहे हैं जीविका के लोग, उसमें ब्याज का दर है करीब करीब 30% सालाना, क्योंकि हर महीने आपको ब्याज लगता है 2.25%। हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, सालाना ब्याज का दर घटाकर कीजिए 4%। 4% के ब्याज के दर पर अगर महिलाओं को पैसा उपलब्ध करा दिया जाए तो यहाँ घर घर महिलाएं कुछ ना कुछ रोजी रोजगार कर पाएंगी। अब ये होगा कैसे? फिर पूछेगा पैसा कहां से आएगा? हम आपको बता रहे हैं, अगर 1 लाख करोड़ रुपया महिलाओं को ऋण देना है, 1 लाख करोड़ रुपया, तो इंटरेस्ट सबवेंशन में मतलब 4% ब्याज आप दे रहे हैं, और सरकार अगर वो पैसा लेकर दे रही है तो सरकार को इंटरेस्ट लगेगा 9%। तो 5% का खर्चा या 6% का खर्चा सरकार को देना पड़ेगा। तो 5,000 करोड़ रुपया अगर सरकार खर्च करे तो उसकी ताकत पर लोगों को, समाज को 1 लाख करोड़ रुपया मिल जाएगा। और 1 लाख करोड़ का लोग अगर रोजी रोजगार करेगा तो उससे घर घर उसकी आमदनी बढ़ेगी, उससे रोजगार मिलेगा। ये सोच है हम लोगों की। तो ये जब तक ये तीनों काम नहीं होगा, शिक्षा, पूंजी और जमीन के प्रोडक्टिविटी के लिए जो हम लोग कह रहे हैं, बिहार में 1/3 जमीन उसका मालिकाना हक डिस्प्यूटेड है। अगर आप लोग गांव के हाथ में काम करने का अपने अनुभव का दावा करते हैं तो आपको मालूम होगा 1/3 FIR जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ है। जमीन का मालिकाना हक लोगों को पता नहीं है। अभी सरकार ने जो सर्वे अभियान शुरू किया है, ये समझिए कि घाव है, उसको उखाड़ के और खराब करने का काम है पूरे समाज में। हमने पहले आदमी हम हैं जिसने कहा कि इससे पूरे समाज में घर घर में झगड़ा लगेगा, भ्रष्टाचार बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए, अब 1 महीना हुआ है, लोग बाप बाप चिल्ला रहे हैं, और 2-3 महीना आते आते आप देखिएगा ये लैंड सर्वे को रुक जाना है। अगर नहीं रुका तो गोली बंदूक चलेगा, घर घर में आपस में लड़ाई होगा। नीतीश कुमार बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के सर्वे करा रहा है। बिहार में भूमि सुधार अगर लागू करना है तो उसके लिए 5 वर्ष का समय चाहिए। और जो काम अंग्रेजों ने के समय में किया गया था, जब तक यहाँ के जमीन को पुनः फ्रेश फिर से उसकी मापी नहीं होगी, फिर से उसका मालिकाना हक नहीं तय किया जाएगा, तब तक ये वंशावली बनाकर और NOC लेकर आप बिहार में भूमि की परेशानी को दूर नहीं कर सकते हैं। इससे समस्या और बढ़ेगी। तो हम लोग का जो पूरा प्रयास है, शिक्षा, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी जाए कि वो व्यवस्था पर बोझ ना बने। युवा जिसको पूंजी उपलब्ध कराया जाए ताकि वो अपने लिए रोजी रोजगार कर सके, और बूढ़े लोगों को हर हालत में कुछ सम्मानजनक जिंदगी जीने भर का मदद